So let's start the next topic of this chapter, that is Golgi apparatus. Golgi apparatus जो है बेटा, दिस इज अ सेल ऑर्गेनली। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनली है जिसका जो बेसिक काम है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज packaging and dispatching of molecules such as proteins, lipids, carbohydrates, etc. ठीक है ना। तो गोल्गी apparatus जो है बेटा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। बीइंग प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, गोल्गी apparatus के साइड्स में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ बेटा, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है कि लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, ये सेल है और इस सेल के अंदर ही यहाँ पर इतनी जगह पर लेट्स सपोज कि गोल्गी apparatus प्रेजेंट है। ठीक है ना, गोल्गी apparatus प्रेजेंट है, तो गोल्गी apparatus के साइड्स में फॉर एग्जांपल इतनी जगह जो गोल्गी apparatus की बाउंड्री है, इतनी जगह के ऊपर कोई भी दूसरी सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, और इस जगह को बोला जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है ना, द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्गी बॉडी हैव फ्यूर और नो अदर ऑर्गेनली। ठीक है ना, गोल्गी apparatus के बाहर कोई दूसरी बाहर पे गोल्गी apparatus के पैरामीटर्स के ऊपर कोई दूसरी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है ना, और इस एरिया को बोला जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है ना, गोल्गी apparatus जो होता है बेटा, गोल्गी बॉडीज बोल दो चाहे गोल्गी apparatus बोल दो। अच्छा, इनको गोल्गी बॉडीज ये प्लूरल में वर्ड क्यों लिखा गया है? बिकॉज गोल्गी apparatus जो है तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनली, एक सिंगल सेल ऑर्गेनली ही है, लेकिन बेटा गोल्गी apparatus काफी सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्या स्ट्रक्चर्स को मिला करके बनी हुई। ठीक है ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था कि सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स के कॉम्बिनेशंस के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फॉर्म हुई। ठीक है ना, उसी तरह से जो गोल्गी apparatus है, गोल्गी apparatus भी दूसरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये चार ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गोल्गी apparatus के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यू कैन से गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ दीज फोर स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, तो गोल्गी बॉडीज वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स को मिलाकर के बनी हुई है। ऑर्गेनली एक है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। ठीक है ना, और ये प्लियोमॉर्फिक होती है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब है कि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं, गोल्गी apparatus की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर एंड शेप की गोल्गी apparatus देखने को मिलती है। ठीक है ना, डिफरेंट सेल्स हैज डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus। ठीक है जी, तो चलिए अब हमारे पास जो अगला काम है दैट इज स्ट्रक्चर देखना है गोल्गी apparatus का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो वो करने से पहले हम गोल्गी apparatus चार तरह के पार्ट्स के साथ मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, सबसे पहला है बेटा सिस्टर्ने। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था सिस्टर्ने किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आई होप आपको याद है वहां पर। तो क्या एक्सप्लेन कैसे करेंगे सिस्टर्ने को हम लोग? तो बेटा मैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब्स ड्रॉ करता था डायग्राम में। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स जो हैं उनको बोला जाता है सेक्यूल्स। क्या बोला जाता है? सेक्यूल्स। ठीक है ना, सेक्यूल्स। ओके, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है 4 to 8 सेक्यूल्स। ठीक है ना, और वो स्टैक की फॉर्म में अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, जैसे कि हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा था ना, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी बेटा। ओके, तो जो हमारे पास अब सिस्टर्ने हैं, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ इस डायग्राम के अंदर बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिस्टर्ने जो है वो ये चीजें हैं। ठीक है ना, ये लंबा एक सेक्यूल है, ये दूसरा है, ठीक है ना, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको खुद ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। चलो, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं रफली आपको ड्रॉ करके दिखाऊं
छोटा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, इसके लिए सेकंड। ओके, तो इस तरह से ये एक सिस्टरने मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है एक दूसरा सिस्टरने, ठीक है ना। इसी के साथ ही यहाँ पर मेरे पास एक और प्रेजेंट है तीसरा सिस्टरने मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और ये आपस में कैसे रहते हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें भी देखा था कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पर कनेक्टेड होंगे इस तरह से। ओके, तो ये तो हो गया सिस्टर ने, ठीक है ना, ये तो हो गया सिस्टर ने। ओके, सिस्टर ने के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। These are the branched and irregular tube-like structures associated with cisternae. Cisternae के साथ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, ठीक है, जिनको ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। तो बेटा यहाँ पर आप लोग ये सिस्टरने तो आपको पता लग गया कि यहाँ तक सिस्टरने। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं साइड के ऊपर, ठीक है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप लोग देख रहे हैं बेटा, ये ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, these branch tube like structures are known as tubules, ठीक है बेटा। इनको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाता है ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और वेसिकल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स स्फेरिकल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अ वेसिकल, दिस इज अनदर वेसिकल, अगेन अ वेसिकल, ठीक है ना। ये सारे वेसिकल्स, ये जो राउंड राउंड वाले, ये देखिए यहाँ पर ये वेसिकल है, इधर ये वेसिकल है, ठीक है ना। तो वेसिकल स्फेरिकल होते हैं, इनका डायमीटर वगैरह कितना होता है वो मैंने कल बताया था आपको। अच्छा, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब वैक्यूल्स क्या है, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड टू ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़े हुए जो लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स उनको वैक्यूल्स बोला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ ये जो एंड्स देख रहे हैं आप लोग, ट्यूब्यूल्स के एंड देख रहे होंगे ऑफ कोर्स आप लोग, ठीक है ना। ये जो चीज है बेसिकली, ये जो डार्क वाला है, ठीक है ना, जितने लाइट है वो तो सारे वेसिकल्स हैं, ठीक है ना। ये जो डार्क वाला है ये वैक्यूल्स है, ठीक है जी। तो ये भी ट्यूब्यूल्स के साथ ही प्रेजेंट होते हैं, या कह लो कि ट्यूब्यूल से ही सक्रीट होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली हमारे पास गोल्जी अपरेटस का, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स को मिला करके बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब बेटा एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो समझने लायक है हमारे, के जो हमारे पास एक गोल्जी अपरेटस होता है, इसके दो फेजेस होते हैं, दो तरह के फेस होते हैं, ठीक है ना, चेहरा, ठीक है ना। एक होता है इसका ट्रांस फेस, ठीक है ना, ट्रांस फेस होता है एक इसका, ठीक है ना, ट्रांस फेस, और जिसको हम लोग मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। एक होता है बेटा इसका सिस फेस, जिसको हम लोग फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिस या फिर फॉर्मिंग फेस, और दूसरा फेस है ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेस। ये दो तरह के फेसेस प्रेजेंट होते हैं एक गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है ना। तो बेटा जो सिस फेज है, सिस फेज जो होगा, उसके उसके ऊपर जो रिसीविंग एंड्स हैं वो क्या होंगे, वो ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स होंगे, ठीक है ना। और जो ट्रांस फेज है, ट्रांस फेज के ऊपर क्या होंगे, सिस्टरने एंड वेसिकल्स होंगे, ठीक है ना। ट्रांस फेज के ऊपर सिस्टरने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। लेकिन सिस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दो फेस हैं, बहुत से बुक्स ये भी लिखते हैं कि जो अबव फेस है, ये वाला जो फेस है ऊपर वाला, इसको बोला जाता है कनकेव फेस, ठीक है ना, इसको कनकेव फेस भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाली साइड है, जो सिस साइड है, इसको कन्वेक्स फेस भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसको कन्वेक्स फेस भी बोला जाता है। तो कन्वेक्स फेस और फॉर्मिंग फेस, कनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, ये दो फेजेस होते हैं एक गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था बेटा आपको
जो ये सिस्टर्ने हैं या वेसिकल्स हैं या ट्यूब्यूल्स हैं, बेसिकली दीज आर द स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स का स्टैक है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन्स का स्टैक है। ओके, लेकिन अब इनकी फंक्शनिंग जो है वो वेरी कर रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये काम हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन जो गोल्जी अपरेटस है उसके अंदर मेन काम क्या हो रहा है? गोल्जी अपरेटस प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, ठीक है ना, स्टेरॉइड्स को पैक करता है, ठीक है ना। पैक किस में करता है? पैक करता है इन द फॉर्म ऑफ दीज वेसिकल्स, ठीक है ना, इन वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करता है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो प्रोटीन्स बने थे, ठीक है ना, वो प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ आ गए, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटीन्स आए हैं बेटा, ये प्रोटीन्स एंटर का कौन से साइड से करेंगे? ट्रांस स्पेस से एंटर करेंगे, किस स्पेस से एंटर करेंगे? देन द आंसर शुड बी कि जो प्रोटीन्स आए हैं, ठीक है ना, पहली बात तो जो प्रोटीन्स होंगे वो वेसिकल्स में पैक होकर के आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक प्रोटीन एक वेसिकल में आएगा, दूसरा प्रोटीन दूसरे वेसिकल में आएगा, ठीक है ना। यहाँ कर लेते हैं, चलो, एक प्रोटीन एक वेसिकल में आ रहा है, ठीक है ना, और ये आ गया हमारे पास प्रोटीन 2, P2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा हमारे पास P3 भी होगा, प्रोटीन 3 भी होगा, क्योंकि प्रोटीन्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कोई एक तरह का प्रोटीन तो बनता नहीं है, बस एक सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, जो कि इस तरह वेसिकल्स में आए। अब ये जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे इनटू द ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। कहाँ जाएंगे ये ट्यूब्यूल्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। ट्यूब्यूल्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे। कैसे फ्यूज हो जाएंगे बेटा? यहाँ जा, जैसे यहाँ देखिए आप, ठीक है, आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं इस पार्ट को। ये एक वेसिकल है जो ट्यूब्यूल के साथ फ्यूज हो रखा है, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे फ्यूज होना शुरू कर देंगे ट्यूब्यूल्स के साथ। और जैसे ट्यूब्यूल के साथ फ्यूज होता है एक वेसिकल, ठीक है ना, तो जो उसका कंटेंट है वेसिकल के अंदर, चाहे प्रोटीन 1 है, 2 है, 3 है, जो भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट कहाँ चला जाएगा? ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग, फ्यूजिंग विद सिस स्पेस, ठीक है ना, ये एक फ्यूजिंग वेसिकल है। यहाँ पर ये वेसिकल फ्यूज कर गई, यहाँ पर ये वेसिकल फ्यूज कर गई, ठीक है ना। तो जो ये बेटा पूरी लाइनिंग आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना, मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो एक पूरी लाइनिंग है, ये जो एक पूरा फेस आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज नोन एज सिस फेस, ठीक है ना, इसको सिस फेस बोला जाता है। जो भी वेसिकल में बाउंडेड प्रोटीन्स हो, अलग अलग तरह के हार्मोन्स हैं, अलग अलग तरह के स्टेरॉइड्स हैं, अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं, वो सारे आकर के इस सिस स्पेस के साथ मर्ज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। फ्यूज होने के बाद फ्यूज होने के बाद अब उनकी जर्नी कंटिन्यू होती है, ठीक है ना। जर्नी कंटिन्यू होगी, जर्नी कंटिन्यू होगी तो वो कहाँ जाएंगे? ट्यूब्यूल्स के आगे कौन है? ट्यूब्यूल्स के आगे तो भैया फिर ये सिस्टर ने है, ठीक है ना, सिस्टर ने है, ठीक है ना बेटा। तो ये वही चीज है, पहले तो यहाँ पर फ्यूज हो गए, ट्यूब्यूल्स में जाने के बाद सिस्टरने में आएंगे, फिर ऊपर वाले सिस्टरने में, फिर उससे ऊपर वाले सिस्टरने में, देन टॉप वाले सिस्टरने में, एंड देन टॉप वाले सिस्टरने में से वेसिकल में बंद हो करके बाहर, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा जो ये वेसिकल है यहाँ पर, लेट मी हाईलाइट इट, जो ये वाला वेसिकल है यहाँ पर, इसमें और जिस वेसिकल में ये प्रोटीन बंद होकर के आया था, ये राउंड वाला ये भी तो वेसिकल ही था, इसमें फर्क क्या है? ये जो प्रोटीन है, ये जिस वेसिकल में बंद होकर के आया था, वो वेसिकल की ड्यूटी थी, उस वेसिकल की ड्यूटी थी इस प्रोटीन 1 को पहुंचाना गोल्जी अपरेटस तक, ठीक है ना, गोल्जी अपरेटस तक पहुंचाना। और जो ये वाला वेसिकल है, इसकी ड्यूटी है इसकी ड्यूटी है गोल्जी अपरेटस से जो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको लेकर के जाना डिफरेंट डिफरेंट साइट्स ऑफ सेल तक,
ठीक है, सेल की अलग अलग साइड्स तक, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रोटीन्स हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन के पास चले जाएंगे, हॉर्मोन्स हैं तो ब्लड में भेज दिए जाएंगे, ठीक है ना, और पैक करके भेजे जाएंगे इन वेसिकल्स के अंदर, ठीक है ना, इन वेसिकल्स के अंदर पैक करके भेजे जाएंगे। और ये जो हमारे पास कंप्लीटेड डिस्पैचिंग का प्रोसेस है, जो कि निकलते हैं, ठीक है ना, इसी साइड से निकलेंगे प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, स्टेरॉइड्स, इसी साइड से निकलेंगे ना। तो जिस साइड से निकलते हैं गोल्जी अपरेटस में से बाहर, उस साइड को बोला जाता है ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज बोला जाता है बेटा। समझ में आ गया बात आपको? ये गोल्जी अपरेटस काम क्या कर रहा है, गोल्जी अपरेटस के जो ये अलग अलग मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है ना, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं एंड सिस्टर्ने हैं, ये मॉडिफाई करते हैं चीजों को, इनको पैक करते हैं वेसिकल्स के अंदर और इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि बेटा तेरी यहाँ पर जरूरत है तो यहाँ पर चला जा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको? तो ये चीज है यहाँ पर। चलिए अब अगली चीज पे बात करते हैं हम लोग, गोल्जी अपरेटस के ऊपर ही। ओके, तो गोल्जी बॉडी इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, गोल्जी अपरेटस के बाहर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ओके, उसके बाहर अबाउट 60% प्रोटीन एंड 40% फॉस्फोलिपिड्स अकर इन गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस की केमिकल कॉम्पोजिशन है 60% प्रोटीन है, 40% फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है ना, जो कि गोल्जी बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना। तो 60-40 की रेशियो है प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रीशन और यू कैन से एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, हॉर्मोन्स, इनका एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना, इनको सेल के अंदर जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट है वहां पर भेजना या फिर सेल के बाहर भेजना, ठीक है ना। सिक्रीशन वर्ड यूज हो गया ना, दैट मींस सेल के बाहर भेजना भी जो फंक्शन है ये भी गोल्जी बॉडीज ही करवाती है। अब सिक्रीशन के अंदर तीन चीजें होती हैं मेन, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी रिसीव द मटेरियल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू इट्स स्पेस, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल सिंथेसाइज किया है वो कहाँ आता है, वो आता है स्पेस के पास, ठीक है जी। उसके बाद मटेरियल्स आर केमिकली मॉडिफाइड, फिर उन मटेरियल्स को मॉडिफाई किया जाता है, कहाँ मॉडिफाई किया जाएगा, ट्यूब्यूल्स के अंदर मॉडिफाई किया जाएगा और सिस्टर्ने के अंदर मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की ग्लाइकोसाइडेशन करवाना, ठीक है ना, ये ग्लाइकोसाइडेशन करवाना takes place in Golgi body and it yields glycosidation and glycosidation, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग नहीं है, ये बार बार अलग से टाइप हुआ है मुझसे, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसाइडेशन होती क्या है बेसिकली, कल हमने बात की थी बेटा कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के साथ ग्लाइकोजन ऐड कर दोगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएंगे, लिपिड्स के साथ ग्लाइकोजन ऐड कर दोगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे, ठीक है ना। वही काम गोल्जी अपरेटस भी करता है, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाने का काम कर रहा है इस। और जब हम किसी मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइकोजन ऐड करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडेशन। प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन इज will be formed glycoproteins and the process is known as glycosidation. Lipids plus glycogen will form glycolipids and the process is known as glycosidation, ठीक है ना। अब अगली चीज आती है आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन होने के बाद पहला काम क्या था, सिस स्पेस के थ्रू रिसीव करता है सब्सटेंसेस को जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं, फिर उनको मॉडिफाई किया जाता है, ग्लाइकोसाइडेशन की जाती है उनकी, फिर जो केमिकल मॉडिफाई हो चुके हैं उनको पैक किया जाता है वेसिकल्स के अंदर, और ये जो वेसिकल्स हैं इनको पिंच्ड ऑफ यानी कि निकाल दिया जाता है ट्रांस फेस के थ्रू गोल्जी अपरेटस से बाहर और डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है ना। सेल के बाहर भी निकाल दिया जाएगा अगर सेल के बाहर जरूरत होगी उन सब्सटेंसेस की, सेल के अंदर रखा जाएगा अगर सेल के अंदर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिलेटेड टू गोल्जी बॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं,
ठीक है ना। जैसा कि हम अब बात करते हैं हमेशा हमारे बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल पेनक्रियास की बात करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं बेटा थायराइड की, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा अलग अलग बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट। अगर मैं एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करूं तो एड्रेनालिन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं वो, ठीक है ना। तो जितने भी ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करवाने का काम है, हॉर्मोन्स बेसिकली सिक्रीट होते हैं सेल में से बाहर, ठीक है ना। तो सेल में से बाहर सिक्रीट करवाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी अपरेटस कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हॉर्मोन्स बनाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो आए गोल्जी अपरेटस के स्पेस के थ्रू एंटर किए, और उसके सिस्टरने एंड ट्यूब्यूल्स के अंदर मॉडिफाई हुए। मॉडिफाई होने के बाद गोल्जी अपरेटस ने उनको बाहर निकाल दिया और भेज दिया सीधा ब्लड के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है बेटा हमारे पास। कल मैंने इसका डायग्राम भी बना के समझा दिया था आपको बहुत अच्छे से। बेसिकली कल मैंने गोल्जी अपरेटस आपको, गोल्जी अपरेटस का फंक्शन आपको बड़े अच्छे से करवा दिए थे सारे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो रह गया था। तो इसी वजह से, क्योंकि गोल्जी अपरेटस सभी मॉलिक्यूल्स को अपने ठिकाने के ऊपर भेजता है, ठीक है ना, इसी वजह से इसको प्रिंसिपल डायरेक्टर भी बोला जाता है, दैट इज प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसको प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल भी बोला जाता है, और मिडल मैन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल जैसे कि पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस जो है, ठीक है ना, वो भी कौन करवा रहा है? गोल्जी अपरेटस करवा रहे हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन, जिसका जिसका एक दूसरा नाम भी है फ्रेगमोप्लास्ट, ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन। अब ये है क्या? बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है ना। ये एक प्लांट सेल है और ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। जब ये डिवाइड हो रहा होगा तो पहले तो ये इलोंगेट होगा, ठीक है ना, इलोंगेट होगा। इलोंगेट होने के बाद धीरे धीरे, इलोंगेट होने के बाद धीरे धीरे ये इस तरह से इसके अंदर सेपरेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से सेपरेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। और एज अ रिजल्ट इस सेपरेशन के बाद, इस सेपरेशन के बाद ये दो सेल बन जाएंगे, एक सेल ये बन जाएगा और एक सेल ये बन जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली बेटा जो ये सेपरेशन आई है हमारे पास यहाँ पर, ये जो सेपरेशन आई है मेरे पास यहाँ पर, ये वाली जो चीज है, ठीक है, इसको बोला जाता है सेल प्लेट, ठीक है ना। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन का काम भी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन का काम होता है, ये भी कौन करवाती है? गोल्जी अपरेटस ही करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आ रही है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस बेटा स्पर्म फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जो कि ह्यूमन मेल्स के अंदर होता है, टेस्टिकल्स के अंदर, ठीक है ना। स्पर्मियोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स का जो टॉप पार्ट होता है उसको बोला जाता है एक्रोसोम, ठीक है ना। उसको बोला जाता है एक्रोसोम। आपने 10th क्लास के अंदर देखा होगा स्पर्म का डायग्राम, जो टॉप हेड रीजन होता है तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी गोल्जी अपरेटस ही इन्वॉल्व है। इनफैक्ट एक्रोसोम इज आल्सो नोन एज मॉडिफाइड गोल्जी अपरेटस, ठीक है ना। उसके बाद विटलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग इज सिक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना। अब विटलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, बेटा अगर आप में से किसी ने कभी एक एग को तोड़ा है अपनी लाइफ में, ठीक है ना, तो उसके अंदर से येलो कलर का फ्लूइड होता है और उसके बाहर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। तो येलो कलर का जो जेल लाइक मटेरियल होता है उसके बाहर काफी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है विटलाइन मेम्ब्रेन्स। तो एग के अंदर विटलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म करने का काम भी गोल्जी बॉडीज ही करती है। तो उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम फॉर्म करना। अब याद करो मैंने आपसे कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन एसोसिएशन विद गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम बनाती है, ठीक है ना। तो जो लाइसोसोम्स हैं उस वो लाइसोसोम फॉर्मेशन का जो फंक्शन है ये ईआर में भी लिखेंगे हम लोग और गोल्जी अपरेटस में भी लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों का क्योंकि कॉमन है, दोनों मिलके करते हैं। कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस एंड ईआर, ठीक है ना। म्यूसिलेज सिक्रीशन बाय रूट सेल्स फॉर लुब्रिकेशन ऑफ सॉइल। अब प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं, ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं बेटा, उन रूट्स के ऊपर एक म्यूसिलेज की लेयर बनाकर रखने का काम करती है
गोल्जी अपरेटस। अब वो लेयर जो है म्यूसिलेज की वो करती क्या है बेटा, अब सॉइल के डीपर पेनिट्रेट करना है रूट्स में, ठीक है ना। जितना रूट सॉइल के अंदर डीपर पेनिट्रेट करेंगी उतनी रूट्स की जो पकड़ है वो मजबूत होगी और जो ट्री है उसको प्रॉपर मैकेनिकल सपोर्ट मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो अगर जो म्यूसिलेज है वो प्रेजेंट होगा तो जो रूट्स हैं वो इजीली मूव कर पाएंगे सॉइल के अंदर डीपर एंड डीपर, ठीक है ना। तो यही चीज है बेटा। तो म्यूसिलेज सिक्रीशन करवाने का काम भी करते हैं गोल्जी अपरेटस, और उसके बाद है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन सिक्रीट करवाने का काम जो है डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू, वो भी कौन करवा रही है, गोल्जी अपरेटस ही करवा रही है। हार्मोन सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, प्रोटीन सिक्रीशन, लिपिड सिक्रीशन, स्टेरॉयड सिक्रीशन, ये सारे काम किसके हैं, गोल्जी अपरेटस के, ठीक है। सिक्रीशन वर्ड यूज किया मैंने, फॉर्मेशन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, प्रोटीन फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टेरॉयड फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोटीन सिक्रीशन, लिपिड सिक्रीशन, तो वो काम किसका है, वो है फिर गोल्जी अपरेटस का। सिक्रीशन होता है अपने स्ट्रक्चर में से बाहर निकालना, ठीक है ना। गोल्जी अपरेटस अपने सिस्टरने के थ्रू बाहर निकालती है इसको, या कह लो डायरेक्ट करती है प्रोटीन्स को और डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को अपनी डिजायर्ड लोकेशन तक, ठीक है ना। तो इतना था बेटा हमारे पास गोल्जी अपरेटस के अंदर। अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो आती है लाइसोसोम्स, ठीक है ना। लाइसोसोम्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लाइसोसोम जो कि गोल्जी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टियन डेड्यूव नाम के साइंटिस्ट है 1955 के अंदर डिस्कवर करते हैं लाइसोसोम्स को एज अ सेल ऑर्गेनली। एंड आई आल्सो जो लाइसोसोम्स है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे नोविकॉफ के द्वारा, ठीक है ना। नोविकॉफ ने सिर्फ ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी थी, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था लाइसोसोम को, तो उनको क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन क्रिस्टियन डेड्यूव ने अच्छे से एक्सप्लेन किया लाइसोसोम्स को और डिस्कवर करके दिखाया सबको कि ये एक सेल ऑर्गेनली होती है लाइसोसोम्स जो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, ठीक है ना। लाइसोसोम ममेलियन यानी मैमल्स के आरबीसीज को छोड़कर, ठीक है ना, ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लाइसोसोम्स जो हैं आरबीसीज के अंदर एब्सेंट होते हैं, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है अगर आपको याद हो, ठीक है ना। आरबीसीज के अंदर ना न्यूक्लियस है ना लाइसोसोम्स है, ठीक है ना। बाकी सभी जितने भी लिविंग सेल्स हैं सभी के अंदर लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम स्पेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनका डायमीटर है बेटा 0.1 to 0.8 माइक्रोमीटर्स का, विच इज कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स के बाहर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। दे आर लार्जर इन फेगोसाइट और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर लाइसोसोम्स का साइज जो है वो बड़ा होता है, वो होता है 0.8 to 2 माइक्रोमीटर्स, ठीक है जी। लाइसोसोम्स के बारे में अब ये जो बात हम करने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक, एंड आपको ये लिखनी होगी एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। 50 अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है ना, जिन एंजाइम्स को हम लोग नाम देते हैं एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम, एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम, ठीक है ना। और ये एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम फंक्शन करती है एसिडिक मीडियम के अंदर ही, इसी वजह से लाइसोसोम के अंदर जो पीएच होता है वो होता है 5, ठीक है ना। जो मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम है उसके अंदर एक्टिव प्रोटॉन पंप मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखता है लाइसोसोम्स के ल्यूमेन के अंदर, ठीक है ना। अब ये बात आपके थोड़ी सी सर के ऊपर से गई होगी, तो मैं इसको आपको बनाकर दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ पूल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेट्स सपोज बेटा कि मेरे पास प्रेजेंट है H पॉजिटिव, ठीक है ना। H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस हैं, ओके। तो मैं काफी नहीं लिखूंगा, सिर्फ 2 ड्रॉ किए, ठीक है ना।
जो ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जो ये मेम्ब्रेन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, ये इन प्रोटॉन्स को पंप करती रहती है टुवर्ड्स द इनसाइड, ठीक है ना, टुवर्ड्स द इनसाइड पंप करती रहती है, ठीक है ना। जितने भी इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं एच पॉजिटिव्स, तो उनको पंप करते रहने का काम करती है ये लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों करती है, तो बेटा एच प्लस या प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ज्यादा होगी वहां पर मीडियम एसिडिक होगा, ठीक है ना। प्रोटॉन्स कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ज्यादा है वहां पर एसिडिटी ज्यादा है, जहां पर प्रोटॉन्स कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पर एसिडिटी कम है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम्स के अंदर एसिडिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा मेंटेन करके रखने के लिए प्रोटॉन्स को कॉन्टिन्यूसली अंदर धकेलना पड़ता है लाइसोसोम्स के, ताकि जो एसिडिक मीडियम है वो मेंटेन रहे और जो ये 50 डिफरेंट तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये फंक्शनल रहें, ठीक है ना। लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिक है, अलग अलग तरह की शेप होती है इनकी भी, लाइसोसोम्स की भी, ठीक है ना। बिकॉज ड्यूरिंग फंक्शनिंग लाइसोसोम हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट। जब ये काम कर रहे होते हैं लाइसोसोम्स, तो ये अलग अलग अपनी जो शेप्स हैं वो चेंज करते हैं। अब ये बात मैं आपको याद करवाऊंगा, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो बेटा, जिसके अंदर हमने फेगोसाइटोसिस डिस्कस की है, ठीक है ना। तो फेगोसाइटोसिस में क्या था, फेगोसोम पकड़ता है फूड मटेरियल को और फेगोसोम फिर उसको डोनेट कर देता है लाइसोसोम को, फिर लाइसोसोम जो है उसको डाइजेस्ट करता है और जो रेजिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है और लाइसोसोम अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग दिस फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम वो अलग अलग शेप्स जो है वो अपनी चेंज करता है इन ऑर्डर टू एक्वायर फूड, ठीक है ना। तो अब बेटा नेक्स्ट जो चीज है उसके ऊपर फोकस करते हैं हम। तो ये डिफरेंट तरह के एंजाइम्स, न्यूक्लियस, प्रोटीएस, हाइड्रोलेज, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज, ये अलग अलग तरह के एंजाइम है। पीएच 5 होता है, ये प्रोटॉन्स जो है ये कॉन्टिन्यूसली अंदर लेकर जाने पड़ते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का पीएच 7.2 होता है, दैट मीन्स न्यूट्रल कह सकते हो आप, 7 पे न्यूट्रल है, 7.2 है, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली बेसिक नेचर है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन्स अंदर पंप हो रहे हैं, तो यहाँ पर पीएच 5 है लाइसोसोम के अंदर और लाइसोसोम के बाहर पीएच 7.2 है, ठीक है ना। अब लाइसोसोम्स के अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। तो सबसे पहला आता है बेटा प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम देख लेते हैं वो क्या होता है। प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स सेम ही चीज होती है, ठीक है ना। प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज ग्रेन्यूल, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा ये स्टोरेज का काम करने वाला है। So these lysosomes store enzyme acid hydrolysis in inactive form, ठीक है ना। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वो बेचारे बड़े शरीफ होते हैं, ठीक है ना। वो एंजाइम्स को और एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स को, ठीक है ना, क्या करके रखते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम को स्टोर करके रखते हैं इन एक्टिव फॉर्म के अंदर। इन एक्टिव फॉर्म यानी कि उस टाइम पर वो एंजाइम फंक्शनल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद enzyme synthesized on ribosomes in cytoplasm, these are newly formed lysosomes। जो बेटा हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वो अभी नए नए बने हुए लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि गोल्जी अपरेटस से जस्ट बाहर निकले हैं अभी। जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है बेटा। और दूसरे आते हैं फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और हिट्रोफेगोसोम्स, ठीक है ना। अब ये कौन से हैं, दीज लाइसोसोम फॉर्म्स बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फेगोसोम। अब याद करना यहाँ पर बात हो रही है फेगोसाइटोसिस की। फेगोसाइटोसिस में फूड को पहले कैप्चर करता है फेगोसोम, ठीक है ना। फेगोसोम फिर फ्यूज होता है लाइसोसोम के साथ और जो फूड उसने कैप्चर किया है वो ट्रांसफर हो जाता है लाइसोसोम के अंदर और लाइसोसोम के अंदर उस फूड की होती है डाइजेशन, ठीक है ना। तो बेटा डाइजेशन जो है वो हो गई और ऐसे लाइसोसोम जो कि फ्यूज हो चुके हैं फेगोसोम के साथ जिनके पास फूड है उनको बोला जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम।
और सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन का काम जो है विद द हेल्प ऑफ एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम हो रहा है, ठीक है ना। अब अगली चीज आती है रेजिडुअल बॉडीज। रेजिडुअल बॉडीज क्या होती है? रेजिडुअल बॉडीज लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है ना। अब सेकेंडरी लाइसोसोम था, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो गई है, मिनरल्स जितने भी निकले, न्यूट्रिएंट जितने भी निकले, सारे एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। अब बच गया है अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है ना। तो जिस लाइसोसोम्स के पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बोला जाता है रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है ना। और इस रेजिडुअल मटेरियल को, रेजिडुअल बॉडीज जो होती हैं, इनको एलिमिनेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो अब अगले आते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स या फिर ऑटोफेगोसोम्स, ठीक है ना। अब ये हैं बेटा वो जो जो सेल ऑर्गेनलीज को डाइजेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि कोई सेल ऑर्गेनली है, वो नॉन फंक्शनल हो गई है, ठीक है ना। अब नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करने का काम भी कौन करेगा? वो काम भी करेगा हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनली एक नॉन फंक्शनल हो गई है, कोई बात नहीं, नई फॉर्म हो जाएगी, लेकिन जो पुरानी है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेंगे? ऑटोफेगोसोम्स, ठीक है ना। तो बड़ा बेसिक सा काम है बेटा हमारे पास कि जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं उनसे बनते हैं, ओके। प्राइमरी लाइसोसोम से बनते हैं बेटा हमारे पास डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, डाइजेस्टिव वैक्यूल से बनते हैं हमारे पास रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है ना। और अगर कोई सेल ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करना हो तो फिर आते हैं काम ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स और ऑटोफेगोसोम्स, ठीक है ना। तो इतना था बेटा इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑटोफेजिक है, ऑटोफेजिक के स्पेलिंग ये है, ठीक है ना, ऑटोफेजिक, ओके। अब अगली चीज आ गई है बेटा हमारे पास फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के फंक्शन देखते हैं हम लोग कैसे हैं, ओके। तो सबसे पहला फंक्शन है लाइसोसोम का हेटेरोफेजी, दैट इज डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल रिसीव्ड बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की हेल्प के साथ जो फॉरेन मटेरियल आया है उसकी डाइजेशन करने का काम होता है लाइसोसोम्स का, ठीक है ना। ऑटोफेजी यानी कि डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनलीज, ठीक है ना। ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनलीज को डाइजेस्ट करने का काम करती है लाइसोसोम्स। एक है क्राइनोफेजी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्राइनोफेजी। एक्सेसिव secretory granules of hormones in endocrine glands may be digested by lysosomes. Let's suppose कि अब कोई हार्मोन है, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं जितना वो प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है ना। लेट्स सपोज देयर इज हार्मोन ए, जितना उसका रिक्वायरमेंट था वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन गोल्जी ऑपरेटर्स ने कुछ एक्स्ट्रा बना दिया, ठीक है ना। अब बॉडी को रिक्वायरमेंट तो है नहीं उसकी, तो फिर बॉडी क्या करती है? उसको डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है ना। द प्रोसेस इज नोन एज क्राइनोफेजी। एंड क्राइनोफेजी के अंदर होता क्या है कि जो अपना ही मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज किया होता है सेल ने, उसकी अपनी सेल ऑर्गेनली लाइसोसोम उस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है ना। दिस इज क्राइनोफेजी। एक होता है सेलुलर डाइजेशन, ऑटोलाइसिस। समटाइम्स जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है ना। अब जैसे ही सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट होगी लाइसोसोम की, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट होगी, तो उसके अंदर जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सारी बाहर आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगी तो वो अपने ही सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगी, ठीक है ना। अपने सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगी, इसी वजह से उसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। ओल्ड सेल्स आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस। जो पुराने सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो ऑटोलाइसिस की हेल्प के साथ ही रिमूव आउट होते हैं। अनवांटेड ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलाइसिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। जो अनवांटेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। अब आप पूछोगे अनवांटेड ऑर्गन्स कौन से हैं? बेटा बेसिकली हमारी बॉडी एक ही बार में कंप्लीट नहीं बन जाती, ठीक है ना। हमारी जो हैंड्स होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियो लेवल, इनके जो अलग अलग फिंगर्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सारी जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। इनके अंदर फिर कटिंग होती है, तब ये अलग अलग फॉर्म हो पाती है, ठीक है ना। तो वही बात है बेसिकली कि ड्यूरिंग द
प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो अनवांटेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम भी लाइसोसोम्स करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज टू स्टडी अबाउट प्लास्टिड्स। एक रह गया, लाइसोसोम्स आर हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन टू असिस्ट फर्टिलाइजेशन। जो बेटा oocyte होता है या एग होता है, ठीक है ना, अभी एग गेमीट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो स्पर्म्स आते हैं जब एग को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है ना, तो एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने का काम भी लाइसोसोम्स करते हैं, ताकि एग मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रोड्यूस हो पाए और जो स्पर्म्स है वो एंटर कर सकें एग के अंदर, ठीक है ना। तो ये थी बात बेटा यहाँ तक हमारे पास। अच्छा, एक टर्म है बेटा हमारे पास, उस टर्म का नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, ठीक है, एंड वैक्यूल्स। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये चार ऑर्गेनेलीज जो हैं बेटा, ये चारों ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर के काम करती हैं, या कह लो कि मिलजुल के काम करती हैं एक दूसरे के साथ। और क्योंकि ये चारों सेल ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रही हैं, तो इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है अपना। उस सिस्टम को बोला जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना। जैसे कि बेटा हमने देखा कि जो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटेंट्स होते हैं वो किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है ना। गोल्जी अपरेटस के पास जाते हैं मॉडिफाई होने के लिए। गोल्जी अपरेटस फिर उन कंटेंट्स को रिलीज कर देता है, ठीक है ना, रिलीज कर देता है। गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर ही किसको बनाते हैं? लाइसोसोम्स को बनाते हैं, ठीक है ना। गोल्जी अपरेटस भी वैक्यूल्स जो है रिलीज करवाता है, ठीक है ना। तो ये सभी ऑर्गेनेलीज जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रही हैं। जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए, गोल्जी अपरेटस उन प्रोटीन्स को पैक करेगा और सेंड करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज दीज फोर सेल ऑर्गेनेलीज वर्क इन एसोसिएशन विद ईच अदर। इन चारों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई लिंक है। लेकिन जो अब हम ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे इसके आगे, जैसे प्लास्टिड्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन ऑर्गेनेलीज का एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, ठीक है ना। तो जिन ऑर्गेनेलीज का लिंक है आपस में एक दूसरे के साथ, उनको हम लोग रखेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैटेगरी के अंदर। इन चारों का था तो इसको इसी वजह से इनको रखा गया, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो टारगेट है हमारा वो कंप्लीट करते हैं, दैट इज टू स्टडी अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो टर्म है प्लास्टिड्स, ये यूज की गई थी हैक्कल के द्वारा, ठीक है ना। हैक्कल ने ये जो टर्म है प्लास्टिड्स इसको यूज किया था। अब प्लास्टिड्स जो हैं ये एक ही तरह की ऑर्गेनेली से बनते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली होती है, ठीक है ना। इस सेल ऑर्गेनेली से क्या क्या फॉर्म होता है वो देख लेते हैं। इस सेल ऑर्गेनेली से फॉर्म होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। इससे फॉर्म होगा क्रोमोप्लास्ट, और इसी सेल ऑर्गेनेली से फॉर्म होगा बेटा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। प्लास्टिड्स के तीन टाइप्स होते हैं जो कि प्रोप्लास्टिड से ही डिराइव होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर भी हम लोग यही देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के अंदर भी कि
जो टाइप्स हैं प्लास्टिड्स के वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप है क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, दिस कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह की पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगी। और याद रखना, प्लास्टिड्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के पास होती हैं बेटा, एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होती। प्लास्टिड्स आर लिमिटेड टू प्लांट सेल ओनली, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट ऐसी प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग तरह की, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल एक्सेट्रा। कैरोटीन एंड जेंथोफिल पिगमेंट्स के नाम है, ठीक है ना। क्लोरोफिल बड़ी कम क्वांटिटी में होगी, वैसे तो एब्सेंट होगी, और अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कहाँ होता है, ये बेसिकली पेरिकार्प एंड पेटल्स के अंदर होता है। जो बेटा फ्लावर के पेटल्स के अलग अलग कलर्स देखते हैं हम, जो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, जो रोज के रेड होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के पेटल्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। वो पेटल्स का जो कलर है वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से वो कलर फॉर्म होता है। जो फ्रूट्स के ऊपर का कलर होता है, ठीक है ना, जैसे मैंगो है, उसके ऊपर येलो कलर हो आ रहा है। जो अगर हम बात करते हैं गुआवा है, उसके ऊपर ग्रीन कलर आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एप्पल है, उसके ऊपर रेड कलर आ रहा है, ऑरेंज कलर आ रहा है, ठीक है ना। तो रेड एंड ऑरेंज मिक्स आ रहा है बेसिकली। एप्पल के ऊपर येलोइश भी होते हैं कई बार। तो ये जो कलर्स आते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के ऊपर, ये आते हैं बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स, ठीक है ना। रेड कलर ऑफ चिलीज, चिलीज का रेड कलर, जो मिर्चों का लाल रंग होता है, ठीक है ना। जो टोमेटोज का रेड कलर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड लाइकोपीन। लाइकोपीन नाम की रेड पिगमेंट होती है चिलीज के अंदर एंड टोमेटोज के अंदर, जिस वजह से उनका कलर रेड होता है, ठीक है ना। ये लाइकोपीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर। तो यानी कि जो एक प्लांट सेल है उसके अंदर मल्टीपल क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर कलर दे पा रही है सेल को, ठीक है ना। जिस तरह से ह्यूमन ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी प्रेजेंट होता है पेटल्स के अंदर, बट कलर ऑफ द पेटल्स आर मेनली ड्यू टू वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स अकर्स इन सेल सैप। बेसिकली कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। जितना भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, जितना भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। द ग्रीन कलर इन प्लांट्स इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है विच इज नोन एज क्लोरोफिल। उसका कलर ग्रीन होता है, जिस वजह से प्लांट्स का कलर भी ग्रीन है। प्लांट्स के अंदर जिस प्लांट के जिस पार्ट का कलर ग्रीन है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर कोई और कलर आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। एंथोसियानिन ब्लू और वॉयलेट और रेड पिगमेंट या फिर येलो पिगमेंट, ठीक है ना। ये ये कलर अगर है ब्लू या फिर वॉयलेट या फिर रेड पिगमेंट या एंथो कलर पेटल्स के अंदर, ठीक है ना, ये भी क्लोरोप्लास्ट की वजह से हो सकते हैं। वैसे याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर, ठीक है ना। ये ब्लू, वॉयलेट और रेड ये बहुत सेकेंडरी है, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स विद क्लोरोफिल्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। ये एंथोसियानिन एंड एंथोक्लोर, ठीक है ना बेटा, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है ना। कलर इंपार्ट करने का काम जो है वो क्रोमोप्लास्ट कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है इसका नाम से क्लियर है, ल्यूको मतलब कि ये स्टोरेज सेल ऑर्गेनली है, ये कोई कलर नहीं देती, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट इज द स्टोरेज सेल ऑर्गेन, store food in the different form like starch, like fats, like proteins, ठीक है ना। स्टार्च, फैट्स और ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट है और वो स्टार्च स्टोर कर रहा है तो उसको बोला जाएगा अमाइलोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट है
वो फैट एंड ऑयल स्टोर कर रहा है तो उसको बोला जाएगा अलायोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट है और वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसको बोला जाएगा एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फूड मटेरियल ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर रहा है, ल्यूकोप्लास्ट के अलग अलग नाम। ठीक है ना। और लास्ट में आता है हमारे पास ईटियोप्लास्ट। अब ये ईटियोप्लास्ट, क्योंकि ईटियोप्लास्ट कौन से प्लांट्स होते हैं, ये वो वाले प्लांट्स होते हैं बेटा जिनके लीव्स कर्ल्ड होते हैं। ठीक है ना, जिनके लीव्स मुड़े हुए होते हैं। दीज आर द प्लास्टिक्स विदाउट पिगमेंट। इन प्लास्टिक्स के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होती, ये फूड स्टोर करते हैं। ठीक है ना। दीज अकर इन ईटियोलेटेड प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट। ईटियोलेटेड प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ईटियोलेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? ईटियोलेटेड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लाइट के एब्सेंस में भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है ना। ओके। अब ये है बेटा हमारे पास एक प्रोप्लास्टिड सेंटर में। इस प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट भी बन रहा है, इससे क्रोमोप्लास्ट भी बन रहा है, इससे इलायोप्लास्ट भी बन रहा है, इससे माइलोप्लास्ट भी बन रहा है, इससे इल्यूरोप्लास्ट भी बन रहा है। तो ये तीन तो हो गए हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट के, ये क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीन तरह की प्लास्टिड्स जो हैं ये एक सिंगल प्रोप्लास्टिड से ही बनती हैं। ठीक है ना। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली प्लास्टिड्स में, तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनली के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का काम होता है प्लांट्स के अंदर। सो क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसके बाहर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, दो मेम्ब्रेन्स हो। अब तक हमने जितने की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, उनके बाहर एक ही मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लास्टिड्स के बाहर चाहे क्लोरोप्लास्ट है, चाहे क्रोमोप्लास्ट है, चाहे ल्यूकोप्लास्ट है, चाहे ईटियोप्लास्ट है, इन चारों के बाहर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है ना। एंड इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली ऑफ सेल। एक सेल के अंदर सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है ना। लार्जेस्ट कंपोनेंट न्यूक्लियस है सेल का। ओके। अब नेक्स्ट चीज आ जाएगी इंटरनली क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता क्या है? देखो बेटा ये रहा इसका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे हम साइटोप्लाज्म ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर साइटोप्लाज्म की जगह हम बोल देंगे स्टोमा और मैट्रिक्स। ठीक है ना। स्टोमा या फिर मैट्रिक्स, ये बेसिकली एक सेल ऑर्गेनली का स्ट्रक्चर है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट है, और उस स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं। बेटा सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स जो कि पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे बेटा ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि बेसिकली थैलाकॉइड्स हैं। ठीक है ना। ये एक प्लेट है, दिस इज वन थैलाकॉइड, दिस इज सेकंड थैलाकॉइड, दिस इज थर्ड थैलाकॉइड, फोर्थ थैलाकॉइड, फिफ्थ थैलाकॉइड। इस तरह से ये थैलाकॉइड्स जो हैं, जैसे आपके घर में ना कॉइन्स होंगे, सिक्के, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखना, उसके ऊपर तीसरा रखना, फिर चौथा रखना, फिर पांचवा रखना, पांच सिक्के रख दिए तो वो स्टैक ऑफ कॉइन्स हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स है, बेसिकली स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स है। ठीक है ना। थैलाकॉइड्स क्या होती हैं वो आगे बताता हूँ, अभी समझो। थैलाकॉइड का एक स्टैक है और उस स्टैक को बोला जाता है ग्रेनम। क्या बोला जाता है? ग्रेनम बोला जाता है। ठीक है ना। और थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है बेसिकली बेटा? थैलाकॉइड एक इस तरह का स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थैलाकॉइड प्रेजेंट है और थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है? इस थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना। और यहीं पर होती हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। दैट इज व्हाई थैलाकॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना।
दूसरी चीज, ये जो स्टार शेप आप लोग देख रहे हैं, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के पास, या कह लो जितने भी प्लास्टिड्स हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, इट इलायो, ठीक है ना, ईटीओ, सॉरी नॉट इलायो, ईटीओ प्लास्ट, जितने भी हमारे पास प्लास्टिड्स हैं, सभी प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जिस सेल में ये हैं, सपोज ये एक बड़ा सेल है, ठीक है ना, चलो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना बाहर, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है बाहर, सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है ना, और इसके पास खुद का न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज इस सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये रहा इस सेल का न्यूक्लियस। तो जो इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, और किस तरह का होगा, सर्कुलर शेप में होगा, सर्कुलर शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है ना। खुद का न्यूक्लियस है तो खुद के राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, खुद की एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। Rubisco enzyme is the most abundant enzyme present in plant world, ठीक है ना। प्लांट वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम अगर कोई है तो वो रुबिस्को एंजाइम है। और रुबिस्को एंजाइम इतनी ज्यादा इसलिए है बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के पास खास बातें क्या है, डबल मेम्ब्रेन, खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स, रुबिस्को एंजाइम्स, ठीक है ना। और बेटा ये जो ग्रैनम होते हैं, ठीक है ना, ये जो ग्रैनम होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेट चैनल्स या फिर स्ट्रोमा थैलाकॉइड की हेल्प के साथ। ठीक है ना, ये जो फ्रेट चैनल्स हैं या स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स हैं, ये जोड़ते हैं दो ग्रैनम्स को, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इनको बोला जाता है क्वांटासोम्स। क्वांटासोम, क्वांटा वर्ड कम्स कमिंग फ्रॉम लाइट, ठीक है ना। दैट मीन्स के ये क्वांटासोम्स के अंदर क्या है, ये क्वांटासोम प्रेजेंट कहाँ पर है, थैलाकॉइड के ऊपर, और काम क्या करते हैं, ये लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होती है, तो ये लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, और ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना बेटा, अक्सर पूछ लिया जाता है। अभी ऑनलाइन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स, लेकिन जब ऑफलाइन होंगे तो जरूर पूछा जाएगा। तो जो राइबोसोम्स है वो 70s टाइप होते हैं, ठीक है ना। 70s टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लास्टिड ऐसी ऑर्गेनल, यूकैरियोटिक सेल के पास 80s टाइप राइबोसोम्स होते हैं, है ना, जैसे कि हमने बात की। लेकिन जो उसकी प्लास्टिड्स होती हैं उसके पास 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। 80s तो है ही है साइटोप्लाज्म में, लेकिन जो ये प्लास्टिड सेल ऑर्गेनली है इसके पास खुद के राइबोसोम्स होंगे जो 70s टाइप, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट चीज के ऊपर फोकस करते हैं। थैलाकॉइड जो है ये टर्म मैनके ने दी थी 1962 के अंदर। ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारा सिक्का होता है बेसिकली फ्लैटेंड होगा, विच फॉर्म स्टैक्स, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है ना। और ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स 20 to 100 ग्रैनम, हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 20 से 100 ग्रैनम होते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रोमल थैलाकॉइड जो है वो कनेक्शन होता है जो दो ग्रैनम को जोड़ता है आपस में, और थैलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली थैलाकॉइड जो है वो एक फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट है, जहां पर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है, ठीक है ना। और हर एक थैलाकॉइड के अंदर 230 से 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, उसके अलावा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड के अंदर ही, ठीक है ना। इसी वजह से इनको क्वांटासोम्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये लाइट एब्जॉर्ब करवाने का काम करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा,
क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, खुद के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल खुद का है, डीएनए खुद का है, खुद के राइबोसोम्स है। राइबोसोम करते क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस ही करते हैं ना। तो खुद के प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, ठीक है ना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के राइबोसोम है, खुद के एंजाइम है, खुद के अमीनो एसिड। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है, जितनी भी प्लास्टिड्स होती हैं, वो साइटोप्लाज्म के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती फॉर देयर प्रोटीन्स, फॉर देयर एंजाइम्स, फॉर देयर अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीजें वो खुद बना लेती हैं। एंजाइम चाहिए वो खुद बना लेगी, ये हार्मोन चाहिए वो खुद बना लेगी, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स हैं, उसके पास खुद का डीएनए है, ठीक है, खुद के एंजाइम्स हैं। तो वो साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसी वजह से उसको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपना काम खुद कर ले। सेमी ऑटोनॉमस मतलब ये अपने 50% ऑफ द काम खुद कर लेते हैं, बाकी 50% के लिए ये डिपेंड होते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है ना। तो ये अपना काम खुद भी करते हैं लेकिन सेमी, ठीक है ना, सेमी, आधा, बाकी के लिए ये साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे बेटा, प्लास्टिड्स आज हमारा कंप्लीट है, ठीक है। और हमारे पास रह गए हैं आगे दो से तीन ऑर्गेनेलीज और रह गई हैं जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओवर हो जाएंगी हमारी। तो ये जो चैप्टर है बेटा मोस्ट प्रोबेबली हम कल या परसों खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप प्लीज पूछिएगा मुझसे, ठीक है ना। और बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स बेटा। और ये जो हमारा चैप्टर है, मैं जैसे कि मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लाइक हमारे एग्जाम शुरू होने से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।